नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा प्रहार पर। हम आपको बाल विकास की प्रैक्टिस सीरीज करा रहे थे, जिसमें हमने आपको 3-4 प्रैक्टिस सीरीज करा दी हैं। आज हम टॉपिक बुद्धि की प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी गाल्टन, ऑप्शन डी वुडवर्थ। आपको इसका सही जवाब देना है और इसका सही जवाब आपका वुडवर्थ है। यह कथन वुडवर्थ का है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन वुडवर्थ ने कहा है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं पूछे गए हैं तो वो टेट में पूछे गए हैं, फैक्ट आधारित ज़्यादातर क्वेश्चन, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बुद्धि परीक्षण में 16 वर्ष के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? एक बुद्धि परीक्षण है जिसमें एक 16 वर्ष का बच्चा है, जिसकी जो मानसिक आयु पूछी गई है, जिसका स्कोर 75 है। आपको इसका जवाब देना है। आपका इसका एक सूत्र होता है, जो इसने आपका ये स्कोर बताया है, इसे हम आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंट क्यूसेंट या क्यूसोंट। और ये जो मानसिक आयु है, इसे मेंटल एज कहते हैं। और ये 16 वर्ष दिया है उसने, ये आपकी वास्तविक आयु है, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। इसे हल करने का एक सूत्र होता है, से कहते हैं IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो आप MA पूछा गया है आपसे, MA पूछा है और CA आपको जो वास्तविक आयु है वो आपको 16 दी है। यहाँ रख लीजिए, गुणा 100 का है, 100 कर लीजिए, और यहाँ बराबर में जो IQ है आपका, जो बुद्धि लब्धि है, जो स्कोर है, उसे रख लीजिए 75। अब आप इसे काट दीजिए। देखिए, ये 4 से 25 बार, 25 चौका 100, और ये 25 से 3 बार, 25 या 75। यहाँ आपका 4 बचा, यहाँ आपका 3, इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, तो आपकी जो MA है वो आपकी 12 होती है। कितनी? 12। तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है आपका 12। इन सवालों को हल करने के लिए जो मैंने आपको सूत्र बताया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्या सूत्र है? IQ बराबर MA/CA इंटू 100, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है बिने ने, ऑप्शन बी है साइमन ने, ऑप्शन सी है फ्रांसिस गाल्टन ने, या ऑप्शन डी गैने ने। तो आपका इसका सही जवाब है गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसिस गाल्टन को हम व्यक्तिक विभिन्नता का जनक कहते हैं। व्यक्ति विभिन्नता का जनक कहते हैं। इन्हीं को हम सुजनन शास्त्र का पिता भी कहते हैं, सृजनकर्ता भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। प्रथम बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि पर आधारित जो प्रथम परीक्षण किया वो किसने किया। ऑप्शन ए है आर.वी. कैटल ने, टर्मन ने, अल्फ्रेड विने ने या C.H. राइस ने। बुद्धि पर आधारित प्रथम परीक्षण किसने किया। तो आप कहेंगे इसका आंसर अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने व साइमन ने प्रथम बुद्धि परीक्षण किया। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, थ्रस्टन ने या पियाजे ने। तो त्रिआयामी है जो है इससे पहले भी तो होंगे। पहला जो है उसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहते हैं। एक कारक। और एक है द्विकारक। इसके बाद आपका आएगा त्रिआयामी या त्रिकारक, अलग अलग होते हैं। तो पहला है आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। तो आप कहेंगे बुद्धि का त्रिआयामी एक कारक सिद्धांत। पहले एक कारक सिद्धांत आपका अल्फ्रेड विने ने दिया। किसने। अल्फ्रेड विने ने दिया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन। इसके बाद आपका आता है त्रिकारक सिद्धांत। मैंने जो बताया है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। त्रिकारक। त्रिकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया। ये भी आपका स्पीयरमैन ने दिया। ध्यान रखिएगा एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने और द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए। और आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा, वो भी ऐसा ही था पर उसमें एक ही अंतर था, उसमें भारत नहीं कहा था। इसमें भारत पूछा है। उसमें कहा था कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया बुद्धि का। तो आपने कहा साइमन ने, अल्फ्रेड विने और साइमन ने। पर अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भारत में पूछा है तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। C.H. राइस ने, भाटिया ने, C.H. शंकर झा ने या उषा मेहता ने। तो आपका इसका जवाब होगा C.H. राइस ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। जॉनसन ने, हार्वर्ड गार्डन ने, विने ने या पियाजे ने। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि बुद्धि का कोई एक कारक नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं। उन्होंने कहा बुद्धि के बहुत ही सिद्धांत हैं, यानी बुद्धि बहुत तत्वों से मिलकर बनी है, बहुत कारकों से मिलकर बनी है, बहुत सिद्धांतों से मिलकर बनी है। इसीलिए इनका सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन का है। हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसमें 8 तत्व बताए थे शुरू में, कहीं 9 भी मिलेंगे और कहीं 10 भी हैं। तो बराबर। आइए इसका जवाब है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि की तरह एक बहुकारक भी होता है। एक नहीं है, दोनों अलग है। बहुकारक सिद्धांत। ये जो बहुकारक सिद्धांत है आपका, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया। थॉर्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत को ही आपका बालू का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं। बालू का सिद्धांत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
कि समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार द्वारा और दूसरे को गरीब परिवार द्वारा अपनाया जाता है। एक को अमीर व्यक्ति ने अपनाया, दूसरे को गरीब ने अपनाया। 1 वर्ष के बाद निम्नलिखित में कौन सा अपने आईक्यू स्तर में सबसे अधिक देखा जाएगा? इन्होंने आईक्यू स्तर में पूछा है। देखिए, किसी को कितना भी अमीर व्यक्ति अपनाए या किसी को कितना भी गरीब व्यक्ति अपनाए, फर्क उसके वातावरण का पड़ता है सबसे ज्यादा। जिस तरह का उसे वातावरण मिलेगा, परिस्थितियां मिलेंगी, उसका आईक्यू लेवल उसी के अनुसार ढल जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन है, अमीर सामाजिक आर्थिक परिवार लड़का गरीब परिवार लड़के से ज़्यादा स्कोर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वे दोनों समान स्कोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों समान करें, इसकी तो कोई पैमाइश ही नहीं है अभी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। गरीब परिवार का लड़का अमीर सामाजिक परिवार लड़के से अधिक स्कोर करेगा? ये भी नहीं है। अगला कहता है, सामाजिक आर्थिक स्तर आईक्यू स्कोर को प्रभावित नहीं करता। किसी के आयु को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करता है उसका वातावरण। जिस वातावरण में वह रह रहा है, जिन परिस्थितियों में वह रह रहा है, वो उसे प्रभावित करेगा। इसलिए इसका आंसर है डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला, 140 से अधिक आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी के होंगे? सामान्य बुद्धि के, मूर्ख बुद्धि के, प्रतिभाशाली बुद्धि के या जड़ बुद्धि के? देखिए, जो जड़ बुद्धि है वो तो बिल्कुल निम्न स्तर है। मूर्ख बुद्धि थोड़ा सा उससे ऊपर होता है। सामान्य बुद्धि ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। प्रतिभाशाली बुद्धि विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। तो इस हिसाब से 140 आईक्यू लेवल किसी विशिष्ट व्यक्ति का होगा, हर किसी का नहीं होता। इसलिए इसका आंसर होगा सी, प्रतिभाशाली व्यक्ति का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में पर्यावरण की भूमिका का समर्थन करता है? पर्यावरण की भूमिका का समर्थन करता है। आपका पहला ऑप्शन है, शारीरिक रूप से फिट बच्चों का अक्सर नैतिक रूप से अच्छा पाया गया। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है तो ये जरूरी नहीं कि उसके नैतिक रूप से अच्छा भी होगा। बहुत से शारीरिक रूप से फिट होने के बावजूद भी उनमें नैतिकता नहीं होती, नैतिक रूप से अच्छी नहीं होती, किसी की सहायता तक नहीं करते। अगला ऑप्शन है आपका, कुछ छात्र जल्दी जानकारी संसाधित करते हैं, संशोधित, जबकि एक ही कक्षा में नहीं करते हैं, जबकि अन्य एक ही कक्षा में नहीं करते हैं। कुछ जो छात्र हैं वो जल्दी से जानकारी संसाधित करते हैं, जबकि अन्य एक ही कक्षा में नहीं करते। ऐसा भी कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दशकों में आईक्यू परीक्षण पर छात्रों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। और इससे अगला है आपका कि विभिन्न घरों में उठाए गए समान जुड़वा बच्चों के आईक्यू के बीच सहसंबंध 0.75 जितना अधिक है। किसी के आयु की हम तुलना तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पिछले कुछ दशक जो थे उनमें देखा गया कि आईक्यू जो परीक्षण है उन पर छात्रों के औसत में वृद्धि हो रही है। इसकी तुलना हो सकती है, इसकी माप हो सकती है, ये सही है। और उसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, जिसे हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे किसने दिया है? आपके बर्नन ने या प्याजे ने या थ्रस्टन ने या थॉर्नडाइक ने? तो आपको मैंने अभी बताया, ये दिया है आपके थॉर्नडाइक ने, जिसे हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आपका ऑप्शन 12 कह रहा है कि बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया? प्याजे ने कि थॉर्नडाइक ने कि बर्नन ने या हैव ने? देखिए, पहले जान लीजिए क और ख क्या है। क और ख, क जन्मजात गुण वाला सिद्धांत है और ख अर्जित या सामान्य है। अर्जित या कह सकते हैं सामान्य सिद्धांत। इन्होंने दो सिद्धांत की बात की और जिसने इस सिद्धांत की बात की है वो है आपके हैव। इसका सही आंसर है डी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है मानसिक आयु, क्या? मेंटल एज। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्या कहा है? कह रहा है कि मानसिक आयु शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने, स्टर्न ने, साइमन ने या फिर बिने ने? देखिए, गाल्टन ने मानसिक आयु का नहीं किया, जबकि गाल्टन ने किया किसका है? बुद्धि का, बुद्धि शब्द का प्रयोग। स्टर्न ने तंत्र का सिद्धांत दिया है, साइमन ने आपका परीक्षण किया है बुद्धि का, बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने ही मानसिक आयु का जो शब्द है वो प्रयोग किया। इसका ऑप्शन डी सही है। लेकिन एक आता है मानसिक परीक्षण, इन सबको हटाता हूं, एक आता है मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण जो शब्द है इसका प्रयोग किया है आपके कैटल ने, ध्यान रखिएगा, कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया है, जबकि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग बिने ने किया है। इनमें आपको उलझना नहीं है, इन दोनों को अलग पॉइंट में लिख लीजिएगा जिससे कि आपको ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है आपका किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्र द्वारा लिया गया समय, छात्र की अनुकूलन की क्षमता, पियाजे के कार्य या शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता। देखिए, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्र को समय देना ये आकलन नहीं है बुद्धिमत्ता का। छात्रों के अनुकूलन की क्षमता जांचना हमारा आकलन नहीं है। पियाजे के कार्य बहुत हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों की क्षमता को जांचना, उसका आकलन करना जरूरी है। इसका ये ऑप्शन सी सही है। क्या? आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1923, 1922, 1921, 1920। तो आप कहेंगे 1921 में प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 1, 2, 3 या 4? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला है मूर्त, जिसे हम छू सकें, भौतिक वस्तुएं। दूसरा है अमूर्त, जो हमारे विचार में हो, मन में हो पर सामने ना हो। और तीसरा, जिसे हम तीसरा कहेंगे, वो है सामाजिक। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 90 से 110 वाले बालक होते हैं। अभी मैंने ये आपको बताया आगे, जहाँ प्रतिभाशाली की बात हो रही थी कि 140 होता है आईक्यू लेवल। 90 से 110 वाले, इसका 140 है। मूर्ख बुद्धि तो बिल्कुल ही 70 से नीचे आ जाता है। जड़ तो आपका 20-30 पर ही रह जाता है, 20 या 30 पर। सामान्य बुद्धि होता है जो 90 से 110 होता है, सामान्य बुद्धि। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन 17 कहता है कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? अब आप इस एक तत्व को कुछ अलग मत समझिएगा। एक तत्व का मतलब ही एक कारक है और एक कारक का मतलब ही एक तत्व है। यानी यहाँ एक कारक यानी एक ही तत्व होता है जिसमें। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बताया था थोड़ी देर पहले। ये आपके बिने ने दिया, जिसमें आपके साइमन और स्टर्न ने इसका सहयोग किया था, सम्मिलित थे। इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, ध्यान रखिएगा। स्पीयरमैन ने आपके द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिए। कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। आगे चलते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? आप इसका जवाब सोचिए, मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा ऑप्शन है आपका शल्य चिकित्सक,
और तीसरा ऑप्शन है आपका वाचक, और चौथा ऑप्शन है आपका राजनीतिक नेता। तो इसका ऑप्शन, जहाँ में शारीरिक गतिक पूछा है, कवि गतिक नहीं होता, ना ही वाचक गतिक होता है, ये बोलने वाला है, और राजनेता भी गतिक नहीं होता, उसमें राजनीतिक गुण होते हैं। लेकिन आपका जो शल्य चिकित्सक होते हैं, कौन? शल्य चिकित्सक, उनमें ये गुण पाया जाता है शारीरिक गतिक। ये शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी जो अंतिम अवस्था होती है वह शल्य चिकित्सक की ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जो है शारीरिक गति पर नियंत्रण करने और उसमें प्रवृत्ति लाने की क्षमता होती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, जब पूछा जाए कौन अधिक बुद्धिमान है तो इसकी तुलना हम लिंग से तो कभी नहीं कर सकते। ना तो लड़के अपने आप में बुद्धिमान है, ना ही लड़की अपने आप में बुद्धिमान है, और ना ही सामान्यतः कोई में होता है। हाँ, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन लिंग से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। और अगला है आपका, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। बताइए, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। देखिए, कथन गलत पूछा है जो गलत हो। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, सही है। सामंजस्य भी हम बुद्धि के द्वारा ही स्थापित करते हैं, और व्यवहारिक गुणवत्ता जो हमारी आंकी जाएगी वो बुद्धि के द्वारा ही आंकी जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, जो नेगेटिव है। इसका ऑप्शन सी सही है। सी इसलिए सही है कि यहाँ स्थायी और परिवर्तनशील की बात कर रहा है। क्या? स्थायी और परिवर्तनशील। वो कह रहा है कि बुद्धि के बारे में, देखिए बुद्धि एक साधन है। क्या है? एक जो व्यक्ति के मानसिक क्षमता को दर्शाता है, व्यक्ति अपने वातावरण के साथ यानी खुद को समायोजित अनुकूलन कर पाए। बुद्धि द्वारा ही एक व्यक्ति अपने कार्यों को सही तरह से अवलोकन कर उसके कार्यों की हम सफलता और असफलता को भी जांचते हैं, बुद्धि के द्वारा ही जांचते हैं। बुद्धि स्थायी नहीं होती बल्कि अस्थायी होती है, वो बदलती रहती है और परिवर्तनशील, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार को भी अपनाती है। यानी बच्चा अपने अनुकूलन के अनुसार ढलता है, बुद्धि उसकी अनुसार ढलती चली जाती है, बुद्धि बदलती रहती है। इसका ऑप्शन आपका सी सही है। आगे चलते हैं। आगे अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिया। आपको हम अगले जो भी हम टॉपिक है उस पर आपको अगली प्रैक्टिस सीरीज देंगे, और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी प्रैक्टिस सीरीज बनाएंगे। आप लोगों से अब एक ही निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।